अच्छा, इस बीच आप लोगों को ये नया टॉपिक है बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन। ये आप सब लोग हाथ खड़ा करें, कौन कौन अपने हॉस्पिटल में कर रहा है। कार्ड का चेक करते हैं ना, कार्ड को चेक करना होता है। हाँ, तो ये कार्ड जो चेक करना है ये मैंडेटरी है, और ये इकलौता स्टेट है पूरे देश में जहाँ पे कार्ड चेक होता है प्री ऑथ से पहले। ये एक नई एक्टिविटी है जो हमें करनी पड़ती है। टाइम कंज्यूम आपका भी होता है, लेकिन उससे ज़्यादा बाकी लोगों का भी होता है, क्योंकि आप तो चेक कर रहे हो, उसके बाद आईएसओ को भी चेक करना पड़ता है, फिर एसएचओ को भी चेक करना पड़ता है। तो कार्ड बिना चेक किए ट्रीटमेंट नहीं देना है। आप कोशिश करिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप उसमें टीएमएस में एंट्री भी मत करो। आप हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन से पहले, मतलब इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन से पहले उस कार्ड को ज़रूर चेक कर लो। ठीक है, चेक करने के दो बड़े अच्छे स्टेप हैं, मतलब सिंपल स्टेप हैं। देखिए, ये 5 लाख का लाभ किसको दिया गया? परिवार में हर व्यक्ति को 5-5 लाख रुपए दिए गए हैं, फैमिली को दिया गया। ये सब क्लियर है ना, फैमिली को दिया गया है। तो इसमें 2 चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी उस लाभार्थी को, जो आपके सामने आएगा, इंडिविजुअल आइडेंटिटी प्रूफ और फैमिली प्रूफ। ये 2 उसको प्रूफ करना ही पड़ेगा। एक, उसे साबित करना पड़ेगा मैं अमरेंद्र सिंह हूं, तो मुझे साबित करना पड़ेगा कि मैं अमरेंद्र सिंह हूं। वो मैं किससे करूंगा? आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इन सब से साबित कर सकता हूँ। ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी प्रूफ है। लेकिन अब मुझे साबित करना है कि जिस परिवार के लिए मैं क्लेम कर रहा हूँ कि इस परिवार का मैं हिस्सा हूँ, मुझे वो भी साबित करना पड़ेगा कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। तो मुझे कोई राशन कार्ड या परिवार रजिस्टर कार्ड, या मुझे अपने परिवार के सदस्यों के 2-3 आधार कार्ड देने पड़ेंगे, जिससे साबित हो पाए कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हम कर रहे हैं और हर कार्ड पे करेंगे, हर क्लेम पे करेंगे। बिना इसके किए हुए हम परमिशन नहीं देते हैं आपको प्री ऑथ करने की। और बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन है आईएसए को, जब आप कार्ड इस तरह चेक करते हैं उसमें डॉक्यूमेंट आपको अपलोड भी करने होते हैं, जिससे कि हमारे पास जो आईएसए की टीम है ये भी चेक कर पाए। और चेक करने पे हम आपको क्लियरली लिख के देते हैं प्री ऑथ अप्रूवल पे, ये कार्ड ओके है, जेन्युइन है। और ये लिख के देते हैं ये कार्ड ओके नहीं है, ये स्कीम की गाइडलाइन के विरुद्ध बना हुआ है, इसलिए इसको डिसेबल किया जाएगा। तो ये भी हम आपको प्री ऑथ में लिख के देते हैं। ये आप सब लोग देख सकते हैं, प्री ऑथ में आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो हमारी तरफ से आपको एश्योरेंस दिया जा रहा है कार्ड ओके है, प्रोसीड करिए, इसका टीएमएस ब्लॉक करिए। ठीक है, तो ये कार्ड आप सब लोगों को चेक करना है। इंडिविजुअल आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको आधार का यूज करना है, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, जिससे भी आप देख लें कि ये इंडिविजुअलिटी अपनी प्रूफ कर दें। इस तरह का राशन कार्ड आपको देंगे लोग। जब डॉक्टर की फोटो मॉर्फ हो जा रही है तो ये बहुत छोटी चीज़ है। ठीक है, तो ये भी बड़े अच्छा आसानी से मॉर्फ हो जा रहा है। तो आपको सबसे पहले जाना है पोर्टल पे। ये मैं फैमिली इस्टेब्लिश करने के लिए, फैमिली का पार्ट है कि नहीं उसके लिए आपको nfsa.gov.in में जाना है। यहाँ पे gov मिसिंग है, nfsa.gov.in इस पोर्टल पे जाना है। आपको लाभार्थी से सिर्फ राशन कार्ड नंबर लेना है, उससे राशन कार्ड मत मांगिए। कई बार लाभार्थी कहता है मैं राशन कार्ड लेके थोड़ी टहलूंगा, और सही कह रहा है, कहीं इलाज कराने जाएगा राशन कार्ड थोड़ी लेके। घर में फ़ोन करे, 12 डिजिट का राशन कार्ड नंबर फ़ोन पे पूछ लीजिए। nfsa.gov.in के पोर्टल पे जाइए, सिटीजन कॉर्नर करके एक टैब है, उस पर क्लिक करिए। नो योर राशन कार्ड करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद राशन कार्ड नंबर डालिए, कैप्चा डालिए, क्लिक करिए, पूरा राशन कार्ड आपके सामने खुल जाएगा। जिसको वो एडिट नहीं कर सकता, आप यही देखेंगे कि जो वो हाथ में लेके आया अपने साथ पेपर पे, उस पर 20 लोगों के नाम लिखे होंगे, लेकिन जब आप इस पर खोलोगे तो सिर्फ 4 लोगों के नाम लिखे होंगे। तो आपको ये राशन कार्ड यहाँ से खोलना है। ठीक है, ये मॉर्फ वाले डॉक्यूमेंट आप यहाँ से खत्म कर दोगे तो वो प्रैक्टिस में आ जाएगा कि मॉर्फ करना ही नहीं है। कई बार आपके हॉस्पिटल से जो टीएमएस में हम लोग मानते हैं ऐसे राशन कार्ड मांगता है, आप इस तरह का राशन कार्ड भेजते हो, उस पर उसका नाम लिखा रहता है, लेकिन जब ये पोर्टल से चेक करते हैं तो वो नाम मिसिंग होगा और आपको लिखा जाता है कि कार्ड स्कीम की गाइडलाइन के अगेंस्ट बना हुआ है। फिर आपको भी लगता है कि ये क्यों कर रहे हैं। ये वो इस वजह से है क्योंकि इस पोर्टल में चेक करते हैं, अगर इसमें नाम नहीं है तो हम आगे उसको नहीं देंगे। कई बार हो सकता है कि वो राशन कार्ड एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो यहाँ पे, तब आपको 2-3 राशन आधार कार्ड देने परिवार के, उनसे कहिए व्हाट्सएप पे मंगा लें। BIS पोर्टल में आपने खोला, 5 नाम थे, वही 5 नाम आपके इस राशन कार्ड में होने चाहिए। फैमिली स्टैब्लिश हो गई। मेरा नाम अमरेंद्र सिंह है, मेरा BIS पोर्टल में नाम आएगा, beneficiary.gov.in में मेरा नाम आएगा। मुझे उसी से जुड़ा हुआ एक अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना है और एक राशन कार्ड देना है। तो आपको मैच क्या कराना है, अमरेंद्र सिंह है राशन कार्ड में कि नहीं, और राशन कार्ड में 2-4 जो नाम दे रखे हैं वही BIS पोर्टल में दिख रहे हैं कि नहीं। इस्टेब्लिश हो गया कि मैं उसी परिवार का हिस्सा हूँ। तो बस ये आपको इस्टेब्लिश करवाना है। PM लेटर है, ये भी बहुत ज़्यादा मॉर्फ हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए 5-6 नाम लिखे हुए हैं, इसमें नाम बढ़ा दिए जाते हैं, पूरा का पूरा नाम डिलीट कर दिए थे, सारे के सारे नाम हटा के नए नाम लगा दिए जाते हैं। आप ये फ़ॉन्ट से पहचान जाएंगे। जब पहचान जाए तो आईएसए को आप बताइए कि ये यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उनका कार्ड ब्लॉक किया जाएगा। ये हाईलाइट किया जाता है इस तरह के लेटर्स कि कहीं और जाके यूज़ ना कर ले।
ये क्लियर हो गया। बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन करने में किसी कोई समस्या तो नहीं है? आप 3 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 2 ले लीजिए। देखिए वो लाने में भी उसको समस्या होगी, परिवार के 2 सदस्यों के लेके आ गया। नहीं, हमें 6 के नहीं चाहिए, बिल्कुल 2-3 के अगर मिल जा रहे तो भी होगा। हमने सबके नहीं कहे, हमने तो बस उसको ही डराने के लिए कहा है, अगर वो होगा तो देगा, वरना वो आपके रिसेप्शन से भाग जाएगा। जैसे ही आप उससे कहोगे आधार लाओ, और आपको बोलना है विनीता और सुनीता और मगन के आधार कार्ड लेके आओ, क्योंकि अब उसे नहीं पता है कि ये विनीता, सुनीता और मगन है कौन, क्योंकि वो तो किसी और फैमिली में जुड़ा हुआ है। नहीं, देखिए मना करिए, कह दें देखिए नियम है, करना पड़ेगा, हम किसी को नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल होगा, क्योंकि बिल्कुल आप क्या प्रेफर करेंगे कि आप 100 क्लेम करिए जिसमें से 50 रिजेक्ट हो जाए, या 50 करिए जो 50 गलत सही? बिल्कुल आप अपना फायदा देखो ना, आप 100 क्लेम करोगे जिसमें से 50 गलत होंगे, जिसमें से अल्टीमेटली 85 का रिजल्ट निकलेगा। 50 में आपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, आपके स्टाफ ने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, 50 के आपको मिलना है तो आप 50 ही ठीक ठाक करो। और यहाँ पे एक चीज़ बड़ा क्लियर कहलवा दीजिए, आपके पूरे स्टाफ को पता है, ये जिम्मेदारी मत लीजिए कि मैं कार्ड बनवा दूंगा। ये बहुत से ज़्यादा आरोग्य में तो हॉस्पिटल ने जिम्मेदारी ले ली है कि हम कार्ड ज़रूर आपका बनवा देंगे, तो ये थोड़ा ख़त्म कर दीजिए। बड़े क्लियर लाइन है, अगर नाम होगा डेटाबेस में खुलेगा तो कार्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, बाहर जाओ। अब आजकल लोग एड्रेस देने लगे हैं, वो बाहर चले जाओ, CSC केंद्र है वहाँ से बन जाएगा। क्यों बता रहे हो यार, आपका ही हॉस्पिटल फंसने वाला है। देखिए हम हॉस्पिटल को नहीं छोड़ेंगे, जब हम इस तरह के फर्जी कार्ड पकड़ेंगे और एक वॉल्यूम में किसी एक ही हॉस्पिटल में जा रहे होंगे तो बट ऑब्वियस है कि हॉस्पिटल इन्वॉल्व है उसके साथ। मैं लखनऊ का एग्जांपल बता रहा हूँ, 18 डायलिसिस केसेस में 17 पेशेंट फर्जी थे और सब एक जगह से बनवा रहे थे। हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे उसको डायरेक्शन दिया जाता था, फला आदमी से जाके कार्ड बनवा लो, और फर्जी कार्ड हमने इसी तरह पकड़े। 17 के 17 कार्ड, 18 में 17 फर्जी कार्ड थे। तो ये देखिए, आप देखिए हम भी एफर्ट डाल रहे हैं ना, आपको लिख के दे रहे हैं प्री ऑथ में, ये कार्ड जेन्युइन है, आप चेक कर रहे हो, उसके बाद हमारे यहाँ भी चेक हो रहा है। तो जब हम ये कर रहे हैं, आप जैसे मैम ने कहा कि जब आपकी श्योरिटी हो गई ना, हम पेमेंट तक ले जाएंगे, आप भी जेन्युइन काम करो। फर्जी वाले आ रहे हैं उनको भगाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगला टॉपिक है पोर्टेबिलिटी क्लेम्स। ये जो नेबरिंग बाकी स्टेट्स के साथ बॉर्डर में डिस्ट्रिक्ट्स होंगे या हॉस्पिटल्स होंगे, उनके साथ सबसे बड़ा इशू आ रहा होगा पोर्टेबिलिटी केसेस, जो दूसरे प्रदेशों के बेनिफिशियरी आपके यहाँ ट्रीटमेंट कराने आते हैं। तो इस तरह के केसेस को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्योंकि ये डाउनलोड करने में, उसमें फॉलोअप भी करने में, क्योंकि अदर स्टेट में फॉलोअप होंगे। ये क्लेम वो स्टेट देगा जहाँ का वो बेनिफिशियरी है, वो डायरेक्ट उस स्टेट से पेमेंट आपके अकाउंट में आएगा। तो आपको थोड़ा सा 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। इस तरह की जो क्वेश्चन टाइम का रिकॉर्ड ज़रूर से अलग से मेंटेन करिए, और उनका स्टेटस क्या है, उनका क्लेम स्टेटस पेड में आया कि नहीं आया, ये ज़रूर ध्यान रखिए कि वो कन्वर्ट होना चाहिए, चेंज होता रहना चाहिए। तीसरा, इसका टैट 30 दिन का है, जो भारत सरकार की तरफ से, NHA की तरफ से डिफाइन किया गया है। 30 दिन के अंदर आपको पेमेंट हो जाना चाहिए पोर्टेबिलिटी केसेस का। लेकिन आप ये 45 डेज तक वेट करने के बाद एटलीस्ट ये हमें मेल के थ्रू बता दीजिए। ये हमारी मेल IDs हैं, इस पर आप बता सकते हैं कि ये हमारे इतने केसेस हैं जो पेंडिंग हैं, क्योंकि हमें भी ये अदर स्टेट को बस इन्फॉर्म करना होगा कि ये पेमेंट इतने हमारे ड्यू हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी प्रायोरिटी दी जाती है। अदर स्टेट के क्लेम थोड़ा सा पहले प्रायोरिटी देते हैं, जिससे कि छवि हमारी अच्छी रहे अन्य स्टेट के अस्पतालों में कि हमारा पेमेंट ईजिली आ रहा है। तो हमारे यहाँ मेडिकल ऑडिटर्स और ISA के डॉक्टर्स को डिवाइड किया गया है कि ये TA पोर्टेबिलिटी के ही केसेस देखेंगे। तो इस तरह आप भी थोड़ा मेंटेन करिए। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट से पेमेंट ना आ रहा हो, तो आप ये डिटेल हमसे ज़रूर शेयर करिए, हॉस्पिटल का नाम लिखते हुए। और डेट जो 45 डेज आप कैलकुलेट करेंगे, वो लास्ट क्वेरी जो आपने जवाब दिया है उससे करिएगा। आपने जब डिस्चार्ज किया उससे नहीं करना है, जो क्वेरी कर रहे हैं आपके पास, जो आपने जवाब दिया उससे करिए। ईमेल ID लिख ली सबने?